नर्मदांचल नर्मदांचल की लहरों पर चलने वाला वो दीपक कभी भी बुझा नहीं। तूफानों से उसे डर नहीं लगता। तो आइए देखें कि लोगों के बीच में उसने कौन सा मीठा एहसास जगा दिया है। रियल हनी विद IITians मोटिवेशन, एक ऐसा मोटिवेशन जो बहुत ही मीठा है, इतना मीठा कि आप उसकी शुद्धता को भी अपना सकते हैं। मियालो हनी के बारे में हम जानना चाहेंगे क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। नेहा राय और दीपक बघेल के साथ हम आगे बने रहेंगे। चलिए जानते हैं। हेलो, मेरा नाम दीपक बघेल है और मैंने IIT बॉम्बे से बीटेक कंप्लीट किया है और आज मैं एक अपनी स्टार्टअप रन कर रहा हूँ नाम मियालो, और जिसमें मेरे पास बहुत सारे हनी के प्रोडक्ट हैं। लेकिन मैं आज जिस पोजीशन पे हूँ, आज से 17 साल पहले देखा जाए तो मैं मेरे पास कुछ नहीं था। मतलब मैं एक बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मेरे फादर एक गवर्नमेंट टीचर थे 2004 से पहले। जब अचानक से उसने अपने पिता को खोया, लेकिन सडनली उनकी 2004 में डेथ हो गई थी सब। तो उसके बाद मेरे घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत आ गई थी कि कैसे क्या सरवाइव करें। मेरी मदर भी इतनी ग्रेजुएट नहीं थी उस टाइम पे, तो घर में फाइनेंशियल इशू था मेरे। तो फिर हमने धीरे से जैसे भी हमने कुछ साल निकाले, फिर मम्मी ने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करी एक स्कूल में। मैं बड़वा से बिलोंग करता हूँ, जो कि ओंकारेश्वर के पास में एक छोटी सी तहसील है। तो वहां पे मेरी मम्मी ने जॉब ज्वाइन करी। फिर हमने जैसे तैसे करके मैंने वहां पे 10वीं तक पढ़ा। फिर 10वीं के बाद मुझे स्कूल से निकाल दिया बिकॉज हमारे साथ ज्यादा ही फाइनेंशियल इशू आ गए थे कि एक मीठा संघर्ष जिसने कड़वाहट को पीछे छोड़ा। हमारे पास फीस पे करने का पैसा नहीं था। तो फिर मैंने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया 11th में। जो आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल जैसे देखिए आपने मीडिया में, सेम वैसे ही मेरी स्कूल भी थी पूरी, कि हम जाते थे टीचर नहीं होते थे कई बार, इस टाइप से था। और वहां से भी मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जब मैं इंदौर पहली बार आया अपनी दीदी के साथ, तब मैंने देखा कि यहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगे थे कि IIT PMT ये सब भी होती है। ये चीजें मुझे उस टाइम नहीं पता थी कि ये मैंने पहली बार ये 12वीं के बाद ही देखे थे ये सब चीजें कि ये भी होता है। मतलब 11वीं के बाद जब मैं आया अपनी दीदी के साथ, तो मैंने सोचा कि चलो इसके लिए भी ट्राई करके देखते हैं कि हमारे भी सपने कि हमको भी बड़ी बड़ी चीजें करने थी। सपने तो सबके होते हैं। हमने भी उस टाइम एक सपना पहली बार इंदौर में आके देखा जब मैं 11वीं में था 2009 में। तो मैंने जब पहला अटेम्प्ट किया था IIT के लिए, तो उस टाइम मुझे इतना नॉलेज था, मैंने तुक्के लगा के आया था। मतलब जस्ट लाइक रैंडम चीजें करी थी। तो मेरे -5 नंबर आए थे पहले अटेम्प्ट में IIT के। लेकिन फिर जब मुझे पता चल गया कि यार वो जो डर था पहली बार एग्जाम में बैठने का, वो डर मिट गया। फिर मैंने और AIEEE मेरे सिर्फ 19 नंबर आए थे उस टाइम टोटली। तो मैं उसमें भी थोड़ा डिप्रेस था। लेकिन PET में मेरे अच्छे नंबर आए थे, 99 मार्क्स थे आउट ऑफ 200। तो मैंने 11th अपना सरकारी स्कूल से कंप्लीट किया था हिंदी मीडियम से। और एक्चुअली मुझे सिस्टर को 12th के बाद क्रैश कोर्स करना था, इसलिए मैं फोर्सफुली मुझे घर वालों ने इंदौर पहुंचाया सिस्टर की सिक्योरिटी के लिए। तो जब मैं इंदौर पहली बार आया तो मैंने इंदौर में आके बड़े बड़े पोस्टर बैनर देखे थे कि IIT PMT इनके कोर्सेज होते हैं। तो मैंने अपनी मॉम से जिद करी कि मॉम मुझे भी एक बार ट्राई करना है PMT के लिए। तो फिर मैंने एक साल पूरा साल भर का कोर्स किया। और फिर जब मैंने IIT की एग्जाम पहली बार दी तो मैं बहुत डरा हुआ था। मतलब कितनी बड़ी एग्जाम लोगों ने हमको डरा के रखा था कि IIT दुनिया की सबसे बड़ी एग्जाम होती है। तो बेटा मैंने कुछ आया नहीं, तो उसमें मेरे -5 नंबर आए थे। और EEE में भी मेरे सिर्फ 19 ही नंबर आए थे आउट ऑफ 400 500 जो भी टोटल था। लेकिन मेरे EEE में अच्छे नंबर आए थे, जिससे मुझे अपना MP का सबसे बेस्ट कॉलेज जो है SJSIT उसमें मुझे मिल रहा था ब्रांच। लेकिन मेरी अपनी मदर से बोला कि मॉम मुझे एक बार फिर ट्राई करना है कि जब मैं EEE निकाल सकता हूँ तो IIT मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। तो मेरी मॉम ने कहीं से भी लोन लेके समथिंग मुझे फीस के पैसे दिए। और मैंने एक साल और स्ट्रगल किया और बहुत हार्डवर्क किया, 18 घंटे पढ़ाई करी प्रॉपर अच्छे से। और उसके बाद एट द एंड मेरी रैंक आई थी 478। तो मेरा सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद भी मैंने बिना सोचे समझे IIT बॉम्बे की सारी ब्रांचेस डाल दी काउंसलिंग में, बिकॉज मुझे सिर्फ IIT बॉम्बे जाना था। क्योंकि मैंने वहां सुना था कि वहां के एलुमना लोग बहुत अच्छे हैं। तो उनसे मुझे सीखना था। मुझे ब्रांच से कोई मतलब नहीं था कि मुझे मेटलर्जी मिले,
CS मिले, मैकेनिकल मिले, केमिकल, मुझे ब्रांच से कोई लेना देना, मुझे लोगों से बात करनी थी कि लोग कैसे काम करते हैं। तो फिर IIT बॉम्बे जाके जब मैं पहली बार IIT बॉम्बे गया तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो पूरे इंडिया की क्रीम है, मतलब हर स्कूल का टॉपर, बिहार टॉपर, यूपी टॉपर, चंडीगढ़ टॉपर, कॉन्वेंट स्कूल के टॉपर, सब 90, 95, 99 परसेंटाइल वाले लोग थे वहां पे। और मैं सरकारी स्कूल से गया था, मेरे इतने कोई परसेंटेज नहीं थे, और वो भी हिंदी मीडियम। और मैंने IIT बॉम्बे भी हिंदी में निकाल, मतलब IIT JEE मैंने हिंदी में निकाली थी 2000। उस टाइम बहुत कम लोग थे। सो जब कॉलेज गया तो मुझे प्रॉब्लम हुई थी एजुकेशन में कि भाई आइसोलेटर ट्रायंगल क्या होता है, मुझे ये नहीं पता था। पूरा लेक्चर निकल जाता था 1.5 घंटे का, मैं पूरे टाइम ये सोचते आइसोलेटर ट्रायंगल क्या होता है, बिकॉज मैंने समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा है, समाव्यवस्था पढ़ा, क्रियाकारी, मतलब हिंदी के टर्म्स पढ़े थे मैंने, तो इंग्लिश के टर्म्स सारे बाउंस होके जाते थे। तो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई फर्स्ट ईयर में, लेकिन मैं डांस में बहुत अच्छा था। मैं उस टाइम बहुत सुपर स्किनी था काइंड ऑफ, कि मेरा वेट भी अंडर वेट था, मैं उस टाइम 50 किलो का था। सो उस टाइम में लेकिन डांस अच्छा कर लेता। मेरे को एक लगा कि डांस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपको टैलेंट की जरूरत, मतलब आपको नंबर्स की जरूरत नहीं होती है, उसमें आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप डांस कर सकते हो। और डांस के थ्रू मैंने अपने सीनियरों से कम्युनिकेट किया और मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ उस टाइम। तो जाके फिर अपने सीनियरों से कम्युनिकेट करते गया, उनसे मैं सीखता गया कि आप कैसे पास होना है, कैसे मैं इंग्लिश बोलना सीख सकता हूँ, कैसे मैं टीचरों से कम्युनिकेट करूँ, अपना जो भी डर है अपने डर को मिटाऊं। फिर जैसे फर्स्ट ईयर से डर मिटा, उसके बाद में सारे कोर्सेज क्लियर होने लगे मेरे। और फिर मैंने सेकंड ईयर में रियलाइज किया कि मेरी फर्स्ट ईयर मेरा थोड़ा बिगड़ गया था बिकॉज हिंदी मीडियम के कारण। तो फिर मैंने सेकंड ईयर से कि रिज्यूम से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, CPI से मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि मुझे अब स्टार्टअप करना है। IIT बॉम्बे इज अ प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म पे मुझे अपने टैलेंट का यूटिलाइज करना। तो मैंने IIT बॉम्बे के अंदर रह के स्टार्टअप के रिगार्डिंग मैंने बहुत रिसर्च करी। सपनों की एक छोटी सी मंजिल परिवार के साथ। मैं प्रोडक्ट ना बना के स्टार्ट किया, लोगों को मैं अपने कंसल्टिंग सर्विसेज के बारे में बताने आता था। लोग ट्रस्ट नहीं करते थे कि बिकॉज मेरी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं थी उस टाइम पे, रजिस्टर नहीं थी, वेबसाइट नहीं थी, ना कोई स्टोर था, ना मेरे बैकग्राउंड में कोई फादर या मदर खड़ी थी कि भाई हाँ कभी इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम होती तो दे विल गिव यू समथिंग। सो ऐसा कुछ नहीं था। तो स्टार्टिंग में बहुत सारे डीले मेरे इसी कारण चली गई बिकॉज मेरे पास एक बैकग्राउंड नहीं था, जो जनरली एक बिजनेसमैन के पास होता है, फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली सपोर्ट। सो बहुत स्ट्रगल करने के बाद कुछ डीले मिले, उसको दिखा के उन डीलों से फिर मैंने बहुत सारे डीले लिए बाद में। और अभी मुझे अपने पुराने प्रोजेक्ट के कारण ही आज भी डीले मिल रही है, क्योंकि सारे डीले सक्सेसफुल हुई है पूरी। और फिर मैंने बहुत सारे लोगों को हनी दिया स्टार्टिंग में, क्योंकि जनरली लोग हनी को एज अ मेडिसिन यूज करते हैं, मतलब साल में सिर्फ 2 या 3 बार ही अपने किचन से निकालते हैं जब उनको सर्दी खांसी होती है, किसी बच्चे को होती है। लेकिन मैं लोगों को बोलता कि इसको आप अपने रेगुलर डाइट के अंदर लीजिए एज अ न्यूट्रिशन, कि आप इसको डेली मतलब लेंगे आप हनी को तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको कभी सर्दी खांसी बुखार नॉर्मल जो कॉमन कोल्ड होता है वो चीजें नहीं होगी। तो मैंने बहुत सारे लोगों को 100-100 ग्राम, आधा किलो हनी दिया, तो वो लोग उस हनी को लेके अपने किचन में रख देते और कोई फीडबैक भी नहीं देते। तो वहां मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड होता था। मैंने बहुत बार हनी लोगों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया, कई बार मुझे फीडबैक नहीं मिलता था, कई बार रिपीट ऑर्डर नहीं आया। और फिर मैंने बहुत सारे प्रमोशन किए इंदौर में, बहुत सारे गार्डनों में, होटलों में जा जाके, हर जगह स्कूल कॉलेज में लेक्चर लेके, पेरेंट टीचर मीट में जाके मैं अपना स्टॉल लगा के कस्टमर को समझाता था। एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल और साथ में बहुत सारे हेल्दी बेनिफिट्स को लिए हुए ये रिसर्च में भी साबित हो चुका है कि ये शहद बड़ी बड़ी बीमारियों को पीछे छोड़ सकता है और स्वेलिंग को कम कर सकता है। कि हनी के क्या क्या बेनिफिट है, आपके बच्चों को कभी अस्थमा की प्रॉब्लम है तो क्या लेना चाहिए, सर्दी खांसी है तो क्या लेना चाहिए, कभी आपके बच्चे का वेट अंडर वेट है तो उसको कौन सा हनी और किसके साथ लेना चाहिए, मतलब पानी के साथ लोगे तो अलग बेनिफिट आएंगे, दूध के साथ लोगे तो अलग बेनिफिट आएंगे हनी के। बिकॉज होता है ना कि हर एक चीज को एक्टिवेट करने के लिए एक एक्टिवेटर चाहिए होता है। जैसे जब आप हल्दी दूध लेते हो तो हल्दी सिर्फ दूध के साथ ही एक्टिवेट होकर आपको असर दिखाएगी, आप डायरेक्ट हल्दी को पानी के साथ लेंगे तो वो असर नहीं दिखाएगी। इसलिए शहद को भी एक एक्टिवेटर चाहिए होता है, जिससे कि आपका वेट बढ़ेगा या तो कम होगा, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कंज्यूम कर रहे हो। तो ये सारी चीजें मैंने कस्टमर को बताना स्टार्ट करी, फिर उनको जैसे जैसे बेनिफिट मिले, फिर मैंने अपने कस्टमर से टेस्टिमनी लेके अपने अदर कस्टमर को दिखाई, उनको बताया जो न्यू कस्टमर आए कि देखो इनको ये लेने से इनके इनहेलर कम हो गए, इनको डायबिटीज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये सारी चीजें मैंने बताते गया मैं कस्टमर को।
हनी ब्रांड के पहले ही एग्रीकल्चर में भी हाथ आजमा चुके हैं दीपक। नासिक मंडी, अपनी दादर मंडी और कल्याण मंडी, इन सबका डाटा स्टडी किया था कि उसमें मिडिल मैन कितना मार्जिन निकालती है सब। तो ये स्टडी करके जब ग्रेजुएट करके वापस अपने घर आया, तो घर आके मैंने सोचा कि अब एग्रीकल्चर में मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैंने अपने घर के पास में 5 किलोमीटर दूर एक 10 एकड़ का लैंड लीज पे लिया, मतलब किराए पे लिया। और फिर मैंने वहाँ पे 30 से 40 वेराइटी की क्रॉप्स लगाई थी वहाँ पे। और मेरे पास पैसे ज्यादा नहीं थे, तो मैंने मम्मी की सैलरी पे पर्सनल लोन ले लिया था उस टाइम। और मैंने 1.5 साल तक प्रॉपर प्रोडक्शन किया, बट मैं उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाया, तो मैं उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाया। बाकी प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ, मेरा फार्म बहुत अच्छा डेवलप था। और बहुत मतलब जो भी रोड से उस टाइम जाता था, मेन रोड टच था मेरा जो जो प्रोजेक्ट था, तो हर किसी को लगता था गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। वो सारा लेट्यूस, धनिया, मिर्ची, गेहूं भी 4-5 वेराइटी के लगाए थे मैंने। सरसों लगाई थी, मस्टर्ड लगाई थी, अपने देसी धनिया, विदेशी धनिया, गाजर, मूली, लेट्यूस सब थे, मतलब एक्सोटिक वेजिटेबल्स भी लगाई थी। क्योंकि मुझे ये था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो सकती है, बिकॉज लोग कहते थे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है होक्स है, काइंड ऑफ ये एग्जिस्ट नहीं करती। पर मैंने बोला कि नहीं, बिना दवाई केमिकल के भी आप फार्मिंग कर सकते हो। और मेरा जब तक मैं इस फील्ड में घुसूंगा नहीं, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा इस पाइप में कहाँ होल है। मतलब जब तक आप उसको करके नहीं, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा इस एग्रीकल्चर फील्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी। इसलिए मैंने 1.5 साल पहले फार्मिंग करी। तो उस टाइम पे जब मैंने बीटी कॉटन लगाया था, नॉन बीटी कॉटन, और एक्चुअली हमारे निमाड़ में 98% बीटी कॉटन लगता है, जो कि जीएमओ प्रोडक्ट है। तो मैंने एक छोटे से प्लॉट में बीटी कॉटन लगाया और एक प्लॉट में मैंने नॉन बीटी कॉटन लगा। नॉन बीटी मतलब था देसी वाला कपास लगा। तो जब उसमें फ्लावरिंग स्टेज है, तो उसमें फ्लावर ड्रॉपिंग का इश्यू आता है। अब फ्लावर ड्रॉपिंग का इश्यू ये होता है कि जब आपकी जो क्रॉप है फ्लावरिंग स्टेज पे आती है, और उस फ्लावर को कभी किसी ने पॉलिनेट नहीं किया या किसी ने परागकट की अभिक्रिया नहीं हुई उस फूल पे, तब तक वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होता है। और मैंने देखा कि आसपास ज्यादा मधुमक्खियां और ये सब नहीं थे। तो फिर मैंने स्टडी की कि ये पॉलिनेशन क्या होता है। तब मैंने पाया कि पॉलिनेशन के लिए लोग मधुमक्खियों का इस्तेमाल करते हैं, और जो कि मोस्टली यूपी बिहार में होता है। तो फिर मैंने उसको स्टडी किया, और फिर मैं कुछ महीने की ट्रेनिंग के लिए अपने यूपी बिहार गया था। अपने वहाँ के जो मधुमक्खी पालक हैं यूपी बिहार के, जो भी आदिवासी लोग थे, मैं उनके साथ 2-3 महीने रहा। मैंने उनसे ट्रेनिंग ली, और वहां से मैं 50 डब्बे खरीद के अपने फार्म पे लाया था। और फिर मैंने मधुमक्खी पालन सीखा। बी कीपिंग इन एग्रीकल्चर। और फिर मैंने देखा कि यार एग्रीकल्चर फील्ड बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, और उसके अंदर बी कीपिंग जो है, बी कीपिंग के अंदर एक बहुत बड़ा लूप होल मिला। कि ये लूप होल था कि बी कीपिंग सेगमेंट में कोई भी पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, और इसके अंदर कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं था आज तक कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी क्रॉप लगती है, कौन कौन से जंगल है, वहां पे कौन से झाड़ होते हैं, उस झाड़ पे कौन सी फ्लावरिंग होती है और किस टाइमिंग पे होती है। तो मैंने सोचा कि यार ये फील्ड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तब से फिर मैं बी कीपिंग पे वर्क कर रहा हूँ। मैंने तब से बी कीपिंग का स्टार्टअप, अपने फार्म को रजिस्टर किया, एक अपना मियालो ब्रांड भी अपना रजिस्टर किया, जिसके क्योंकि बी कीपिंग करते हैं उसके बाय प्रोडक्ट आते हैं, कि हनी आता था, हनी को मैंने एक ब्रांड बना के उसको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया। जैसे कि मैं वर्ल्ड फूड इंडिया दिल्ली में भी गया था, वहां मैंने अपनी स्टॉल लगाई थी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में लगाई, केवीके में लगाई, और फिर मैंने इसको अमेजोन पे भी लिस्ट किया ताकि इसको मैं पैन इंडिया सेल कर पाऊं। और इस प्रकार से ये जो स्टार्टअप का मुझे आइडिया वहीं से है कि मैंने एक प्रॉब्लम फिगर आउट करी कि एग्रीकल्चर में मधुमक्खी पालन की प्रॉब्लम है। तो वहां से मुझे आइडिया मिला कि मुझे स्टार्टअप करना है, वो भी एग्रीकल्चर में बी कीपिंग सेगमेंट में। क्योंकि मैं अभी लास्ट ईयर ही गया था, मैं अक्टूबर में बैंगलोर में एक नेशनल बी कीपिंग मीट थी। तो उसके अंदर जब मैंने देखा कि पूरे इंडिया के बी कीपर लोग आए थे, तो उसमें मोस्टली आदिवासी लोग थे और किसान लोग थे, और उसमें हार्डली 4 से 5 लोग पढ़े लिखे थे, जो कि मतलब कोई भी ग्रेजुएटेड बंदा नहीं था उसमें। नॉर्मली लोग एग्रीकल्चर बीएससी वाले, और मोस्टली आदिवासी इन्होंने कोई ग्रेजुएशन नहीं किया, वो बी कीपिंग करते हैं। बिकॉज बी कीपिंग के लिए आपको जंगलों में रहना होता है। तो मतलब किसी एक ऐसे एरिया में कि जहाँ पे पॉल्यूशन कम हो, इस टाइप सा एरिया। तो मोस्टली आदिवासी लोग ही करना उसको प्रेफर करते हैं। फिर मिला गर्लफ्रेंड का साथ और सक्सेस। 2016 में जब अपना फार्मिंग वाला प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट किया, तो उसके बाद मैं जब इंदौर आया था कि मुझे अब अपनी कंसल्टिंग सर्विसेज स्टार्ट करनी थी, तो उस टाइम पे मेरी जो अपनी
गर्लफ्रेंड है, वो बहुत सालों बाद वापस आई थी इंदौर में। तो उन्होंने मेरे फिर फर्म को ज्वाइन किया कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं रियली गुड थिंग। उन्होंने मेरे स्टार्टअप में बहुत हेल्प की। स्टार्टअप में बहुत सारी मीटिंग में बताती थी कि किस टाइप से अपने को डील करनी है, कि क्या बिजनेस मॉडल होना चाहिए। उनके साथ ही बैठ के मैंने पूरा बिजनेस मॉडल तैयार किया। उन्होंने ही मेरे प्रोडक्ट को बनाया, फिनिशिंग करना, ये सब हमने साथ में मिला। बिकॉज जब आप कोई एक अच्छा काम करते हो तो आप सब लोग आपको जुड़ते जाते हैं इसमें। सो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी पूरे बिजनेस का बैकबोन तैयार करने में कि अपना जो बिजनेस मॉडल कैसा होना चाहिए। फिर हमने साथ में मिलकर बहुत सारी डीले क्रैक करी, बहुत सारी जगह स्टॉल लगे, जो कि बहुत सक्सेसफुल हुआ। बहुत सारे स्कूलों में हमने काम किया और अभी भी मेरे बिजनेस का पूरा बैक एंड वही देखती है। मैं सिर्फ लीड लाता हूँ, फ्रंट वैल्यू, और अपने जो भी अपनी सर्विसेज बताता हूँ कस्टमर को, उसके बाद पूरा पीआर वही देखती है। तो हम अभी 2 लोग मिलके पूरा इस फॉर्म को पूरा अच्छे से चला रहे हैं। पैकेजिंग यूनिट, पूरी ब्रांडिंग, ये सब उन्हीं का काम रहता है, मार्केटिंग का। ये Know about multiple varieties of honey. बेर, लीची, जामुन और मल्टीफ्लोरा। अरे टेस्ट आपने जो अलग अलग बोले मल्टीफ्लोरा है ना एंड जामुन, बट टेस्ट तो एक जैसा होता है, फिर ये इसमें नहीं, क्या लिटिल बिट डिफरेंट होता है। एक्चुअली क्या है ना, शहद अपने नेचुरल स्वाद में। जब वहाँ पे जून में फ्लोरा आता है उस टाइम पे हम अपने बॉक्सेस को ले जाके वहाँ पे रख देते हैं, बीज वाले बॉक्सेस। तो अब चूंकि बाय डिफॉल्ट वहाँ पे सिर्फ फ्लोरा जो है वो जामुन में ही है, तो बीज जितनी भी जाएंगी तो जामुन में ही जाके वहाँ से